हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। आज के दौर के लोगों ने ज़ाहिरी बनावट और बने बनाए रवैयों को ही अपनी पहली तरजीह बना रखा है। इन्हीं रवैयों की वजह से आज का इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो चुका है। वो ऐसे काम करने लगता है जिसको करने में उसका अपना तो कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं होता। अलबत्ता वो बस लोगों की नज़र में पसंदीदा बनना चाहता है। मेरी भाभी काफ़ी मोटी थी, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मगर जो बात अलग थी, वो उनका मिज़ाज और अंदाज़ था। वो अक्सर ही ऐसे काम करती कि मैं तजस्सुस में मुब्तला हो जाता। मुझे इनके कुछ अफ़ाल से तशवीश की बू आने लगती। और फिर ऐसे ही एक दिन जब भाभी ने मुझे से कुछ सामान मंगवाया और ताकीद की कि इस बारे में भाई को ना पता चले, तो मैं बहुत ही हैरान हुआ कि आखिर ऐसी भी क्या बात थी जो इन्हें भाई से चीजें छुपा छुपा कर मंगवानी पड़ रही थी। मैं मुतजस्सिस हुआ था। अभी ये बात मुझे समझ नहीं आई थी कि एक दोपहर भाभी के कमरे से नाचने गाने की आवाजें आने लगी। मैं घबरा कर रह गया कि ये मेरी भाभी किस किस्म की औरत है। इतना नाच गाना, इतनी फजूल और वाहियात हरकतें कोई शरीफ औरत अपने घर में इस तरह का नाच गाना कैसे कर सकती है, जबकि इसे मालूम हो कि घर में एक जवान देवर भी मौजूद है। मुझे हैरत ही हैरत आन घेरती थी। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई जब मैंने सुना कि भाभी छुपकर किसी से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि अब जाकर मेरे दिल को कुछ सुकून आ रहा है, वरना मैं तो अहमद की वजह से परेशान ही हो गई थी। सुनकर मुझे इश्तियाक हुआ जानने का कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भाभी सुकून में है अब। जल्द ही मैं अहमद को ऐसा झटका दूंगी कि वो हैरान रह जाएगा। इसे ये शौक देना बहुत जरूरी हो गया है अब। जब वो मेरे हकूक पूरे नहीं करेगा तो फिर मुझे यही सब करना होगा। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। भाभी की बातें सुनकर मैं परेशान हो गया था कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मेरा भाई नामर्द है, तो दूसरे ही लम्हे मुझे ऐसा लगा कि मेरी भाभी का किरदार ठीक नहीं। मैं अजीब मुश्किल में फंस गया था। आखिर कैसा अजीब सा मुअम्मा था ये जिसे मैं हल ना कर पा रहा था और कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि फिर मुझ पर एक ऐसी हकीकत खुली कि मैं हैरान रह गया। सच बहुत ही मुख्तलिफ था जो मुझे दिखाई ही नहीं दिया था। ऐसा तो कोई गुमान मेरे करीब से भी ना गुजरा था। ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि मेरी भाभी के साथ मसला क्या था आखिर। शहर आकर मुझ पर ऐसी हकीकतें खुली कि मैं हैरान ही रह गया। मेरा नाम सलमान है। मैं एक छोटे से इलाके से शहर आया था अपने भाई के घर, ताकि यहाँ कोई अच्छी नौकरी हासिल करूं। लेकिन यहाँ आकर तो मैंने वो कुछ देखा कि मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। जो भी मैंने देखा वो नाकाबिले यकीन था मेरे लिए। मुझे तो लगा था कि मेरा भाई अपनी शहरी जिंदगी में बहुत ही खुशबाश होगा, लेकिन जब मैं शहर आया तो मुझे पता चला कि मेरा भाई और मेरी भाभी अलग अलग कमरे में रहते हैं और इन दोनों के दरमियान बात ना होने के बराबर है। इनके दरमियान जो मोहब्बत थी वो जाने कहाँ गायब हो गई थी। मुझे तो यही मालूम था कि भाई ने अपनी पसंद से शादी की है और वो यहाँ बहुत खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर जो कुछ मैं देख रहा था वो सब उलट था। पसंद की शादी में कोई जोड़ ऐसी बेरुखी, सब कुछ बेजारियत वाली जिंदगी तो नहीं गुजार सकता था ना। एक दो दिन तो मैंने खामोशी से गुजारे और फिर मौका देखकर एक दिन अपने बड़े भाई से पूछ ही लिया कि आप भाभी से अलहदा कमरे में क्यों सोते हैं। एक कमरे में सोने में क्या हर्ज है। मेरा ये सवाल सुनकर भाई ने पहले तो अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगे कि मियाँ बीवी के मामलात में दखल ना दो, अपने काम से काम रखो बस। भाई का अंदाज ऐसा था जिसे उन्हें मेरा ये सवाल बिल्कुल पसंद ना आया हो, या फिर वो कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हों। पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन मैं तो सोच में पड़ गया था कि ऐसी कौन सी बात हो सकती थी जिसकी वजह से मियाँ बीवी को अलग अलग रहना पड़ रहा था। भाई के इस अंदाज ने मेरे अंदर और तजस्सुस पैदा कर दिया था। मैं भी जवान था, शादी की उम्र हो रही थी, बहुत सी बातों से वाकिफ था। इसीलिए ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही थी कि शादी के कुछ महीने बाद ही मियाँ बीवी के कमरे अलग हो जाएं, और वो भी अगर पसंद की शादी हो। तो ऐसा होना ज्यादा तशवीश में मुब्तला कर दिया करता है। खैर, मैं नौकरी की तलाश में आया था, इसलिए मैंने अपनी तलाश तेज कर दी ताकि अपना बंदोबस्त कहीं और ही कर लूं, क्योंकि मैं जल्द ही इस घर से अलग होना चाहता था। भाई सारा दिन नौकरी पर होता और भाभी के साथ तनहा घर में मैं रहता। मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता था ये सब। कम अज कम हमारे खानदान में इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता था। मैं इन सारे नाजुक मरहलों की गहराई से वाकिफ था। मेरी भाभी एक जवान लड़की थी, दिखने में काफी सेहतमंद
और मोटी थी, लेकिन नकुश बहुत ही तीखे और खूबसूरत थे। मैंने जब पहली दफा भाभी को देखा तो भाई की पसंद की दाद दिए बगैर ना रह सका। भाई की पसंद वाकई लाजवाब थी, लेकिन भाई के इस रवैये ने मुझे जरूर शश्तर कर दिया था कि इतनी मोहब्बत से शादी करने के बावजूद भी वो क्यों अपनी बीवी से इतने दूर थे। कोई तो वजह जरूर थी। मुझे यहाँ रहते हुए हफ्ता हो गया था, नौकरी नहीं मिल सकी थी। मैं सुबह होते ही नौकरी की तलाश करता और आधे दिन बाद ही थका हारा घर लौटाता था। नौकरी मिलना भी किस्मत की बात थी, इसीलिए भाभी घर के थोड़े बहुत काम मुझसे कह दिया करती थी और घर का काम करना मुझ पर गिरां भी नहीं गुजरता था। वैसे भी नौकरी तो अभी तक मिली नहीं थी। एक दिन भाभी ने बहुत आहिस्तगी से मुझे पैसे पकड़ाए और कहने लगी, सलमान, मैं तुमसे जो मंगवा रही हूँ इसके बारे में अपने भाई को कुछ ना बताना, इनके सामने जिक्र ना करना। भाभी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि ऐसी भी कौन सी चीज है जिसे वो भाई से छुपाना चाहती हैं। क्योंकि मेरी आदत थी कि भाई के आते ही मैं इन्हें फौरन बता दिया करता था कि मैंने इनकी गैर मौजूदगी में क्या क्या किया है, भाभी को कौन कौन सा सामान ला कर दिया है, या फिर मैं कहाँ था। शायद इसीलिए भाभी ने खुसूसन मुझे ताकीद की थी कि मैं भाई को कुछ ना बताऊं इस बारे में। मैंने कहा, भाई भाभी आप फिक्र ना करें, भाई को कुछ भी पता नहीं चलेगा। भाई से कुछ नहीं कहूंगा मैं। आपको जो मंगवाना है आप मंगवा सकती हैं मुझसे, और भाई से भी इस मुतल्लिक जिक्र नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर भाभी खुशी से मुस्कुराई और कहने लगी, बस तो अपने भाई के आने से पहले ही मुझे ला दो ताकि इन्हें पता ना चले। और फिर भाभी ने मुझे एक ऐसी चीज का नाम लिया जो बहुत आम सी थी और मेरा नहीं ख्याल था कि इसे भाई से छुपाने की खास जरूरत थी। लेकिन पता नहीं क्यों भाभी नहीं चाहती थी कि यह बात भाई के इल्म में आए। एक इतनी आम सी चीज को भाई से छुपाने की क्या मंतक बनती थी। इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा था ये तो मैं नहीं जानता था। अलबत्ता मेरी ये ख्वाहिश जरूर थी कि मेरा भाई अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद से पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि इस घर में क्या चल रहा है, आखिर किस बात पर दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं। भाभी ने जो चीज मुझसे मंगवाई थी वो मैंने लाकर उन्हें दे दी थी। भाभी ने इसे चोरों की तरह पकड़ा था और कमरे में चली गई थी। भाभी का यह अंदाज कुछ अजीब सा लगा। इनके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो भाई से ये चीज छुपाना चाहती हैं, मगर क्यों। और इसी वजह से फिर जो ख्याल मेरे दिल में आया वो इंतहाई गंदा था, क्योंकि भाभी का इस आम सी चीज को भाई से छुपकर मंगवाना और इन दोनों का अलग अलग कमरे में रहना, शायद भाभी इस चीज के जरिए अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी। कम से कम मुझे तब ऐसा ही लगा। ये सोच आते ही मैं अपने आप पर शर्मिंदा हो गया। मैं अपनी भाभी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था। भाभी किसी गलत लड़की को तो नहीं ब्याह कर लाए थे ना भाई। ये सच था कि भाई और भाभी अलग अलग कमरों में रात गुजारते थे, लेकिन इस बात का ये मतलब तो नहीं था कि भाभी अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करती जो कि इंतहाई कभी फेल था। रात गए जब भाभी भाई लौटे थे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा भी क्या मामला है कि आप अपनी बीवी से अलहदा रह रहे हैं। भाई ने मुझे देखा और कहने लगे कि तुम्हें तो कह तो दिया कि हमारे घर के ऐसे मामलात में ना पड़ो, और खबरदार जो घर जाकर ये बात किसी से भी कही, खासकर किसी के सामने कही या अम्मा को बताई, उनको हरगिज ना बताना। वो तो हर बात का बतंगड़ बना देंगी। इन्हें तो पहले ही समीना पसंद नहीं है और अब तो मुझे भी पसंद नहीं रही, और तुम भी जरा इस सारे मामले से दूर रहो। भाई ने ये बात बहुत ही चुस्त लहजे में की थी और उनका लहजा बहुत ही पस्त था। वो हारे हुए लग रहे थे। मैंने घबरा कर पूछा कि ऐसी भी क्या बात हो गई है जो भाभी की मोहब्बत आपके दिल से उतर गई है। आपको पसंद नहीं है वो, जैसा कि हम सबको मालूम है कि आपने तो अम्मा के खिलाफ जाकर यहाँ शहर में शादी की थी। इनसे शादी के लिए सारे घर वालों से झगड़ा मोल लिया था। अब क्यों समीना भाभी से बैर हो गया है? अब क्यों इनसे बेजारी होने लगी? अच्छी भली तो है भाभी। भाई ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, अभी तुम्हें इसकी आदतों का इल्म नहीं है। कुछ दिन जहाँ रहोगे ना तो अंदाजा हो जाएगा कि मैं इससे खार क्यों खाने लगा हूँ। वो किस तरह की औरत है, कोई भी मर्द उसके साथ गुजारा नहीं कर सकता। तुम्हें क्या मालूम उसके साथ एक कमरे में गुजारा करना कितना मुश्किल है। मेरा तो जब्त जवाब देने लग गया है। वो किस किस तरह टॉर्चर करती है तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये कहकर भाई फिर से दूसरे कमरे में चले गए और मैं और समीना भाभी के कमरे में आ गया। उनके कमरे की तरफ देखा। उनके कमरे की लाइट इस वक्त भी जल रही थी, वो जाग रही थी। तो मैंने सोचा कि भाभी से बात करता हूँ। लेकिन जैसे ही इनके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से आने वाली आवाजों पर मैं चौंक कर रह गया। भाभी कमरे में तनहा थी, तो फिर इस तरह की आवाजें, मैं ठिठक कर रह गया। अब तो मेरे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह के हालात में मुझे क्या करना चाहिए। मुझे यही बेहतर लगा कि पहले मैं अपनी नौकरी तलाश करूं, अपना घर अलग करूं। सबसे पहले तो मुझे यही काम करना था और फिर भाई के मामलात में दखल दूं। ऐसा ना होता कि भाई भाभी गुस्से में मुझे यहाँ से निकाल देते और मैं कहीं का ना रहता। अगले दिन जब मैं नौकरी की तलाश करके वापस लौटा
تو आज भी हमेशा की तरह मैं खाली हाथ लौट आया था। मैंने देखा कि भाभी घर में नहीं थी। मुझे लगा कि किसी काम से गई होंगी बाहर। फिर थोड़ी देर बाद ही वो कहीं छुपकर बाहर से अंदर आई थी। वो छुपकर क्यों आ रही थी? इनका ये अंदाज मेरी समझ से बाहर था। मेरे पूछने पर घबरा गई थी। कहने लगी, मैं तो यहीं थी, कहीं भी नहीं गई थी। हाँ, बस यहाँ पड़ोस तक ही गई थी, एक जरूरी काम से। वो भी बार बार आने का कह रही थी तो जाना पड़ा था कुछ देर के लिए। लेकिन इनका चेहरा, अगर हम साया घर गई थी तो फिर इनका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा था। इतना छुपकर घर में दाखिल होने की भी क्या जरूरत थी? मैं फकत ये सोचकर ही रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं बहुत दूर से आई हूँ, या कोई मुशक्कत तलब काम करके, या ऐसा कुछ जिसका जिक्र वो भाई के सामने नहीं चाहती थी। इनकी हालत काफी खराब लग रही थी और इन्हें पसीने आ रहे थे, जिसे वो बार बार अपनी चादर से जज्ब कर रही थी। वो पसीने में शराबूर थी, और फिर जैसे ही मेरी नजर उनकी चप्पल पर पड़ी तो वो भी गर्द में अटी हुई थी। यानी लंबी मुसाफत तय की गई थी। पड़ोसी से यहाँ तक आने में ये चप्पल इतनी गंदी तो ना हो सकती थी। यकीनन भाभी कहीं और गई थी, पड़ोस में, और यही बात छुपा रही थी वो। जाने क्यों भाभी कमरे में गई तो दरवाजा दोबारा से बजा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे के पास एक रिक्शा आकर रुका। रिक्शे वाला चलता हुआ मेरी तरफ आया और रिक्शे वाले ने पर्स मेरे हाथ में पकड़ाया और कहने लगे, बहन ये रिक्शे में ही भूल गई थी। वो तो मैं ईमानदार हूँ जो वापस देने चला आया, वरना कोई और होता तो ले जाता। इसको मैंने रिक्शे वाले का शुक्रिया अदा किया और वो चला गया। लेकिन मैं सोचने लगा कि भाभी रिक्शे में कहाँ गई थी और मुझसे ये बात छुपाने की क्या जरूरत थी? भाभी की बताई गई बात छोटी लग रही थी और इस रिक्शे वाले के जरिए सच साबित हो चुकी थी। क्या भाभी मेरे भाई से छुपकर किसी से मुलाकातें कर रही हैं? अगर भाभी ऐसा कुछ कर रही हैं तो ये इखलाकियात के मुताबिक कोई अच्छी बात नहीं है। इंतहाई शर्मिंदगी हो रही है सोच कर ही। मैंने बिना कुछ कहे भाभी का पर्स इनके कमरे में रख दिया। वो बच्ची खाने में थी। उन्होंने खुद ही मेरे लिए खाना लगाया और फिर अपने दुपट्टे के पल्लू से पैसे खोलकर मुझे पकड़ाते हुए कहने लगी, आज फिर मुझे वही चीज ला दो जो उस दिन मुझे ला कर दी थी। भाभी की बात सुनकर मैं हैरान हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो मैंने इन्हें ढेर सारी ला कर दी थी। इतनी जल्दी सब खत्म कैसे हो गई थी? भाभी ने मेरा चेहरा पढ़ लिया था। कहने लगी, वो खत्म हो गई है इसलिए और मंगवा रही हूँ। ला दोगे क्या? फिलहाल तो मैं भाभी के एहसानों पर ही जी रहा था, इसलिए मैंने खामोशी से वो पैसे पकड़े, अस्पात में सर हिलाया और दोबारा उनकी मतलूबा चीज ला दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो 2 दिन में भाभी ने उस चीज के साथ ऐसा क्या किया था जो खत्म हो गई थी। जो बात मेरे दिमाग में आ रही थी, दिल मानने से राजी नहीं था। मुझे बार बार अपने गुमान के गलत होने का ख्याल आता। मुझे लग रहा था कि मेरी भाभी भाई को धोखा दे रही है, इनके साथ मुखलिस नहीं है। और फिर मेरा शक इस वक्त यकीन में बदला जब मैं आधी रात को पानी पीने के लिए उठा और भाई के कमरे से आती आवाजों पर उनके दरवाजे पर पहुंच गया। भाई ने जाने किससे फोन पर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इस औरत के साथ अब मेरा गुजारा मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, अब तो मजीद लिबादा ना हो सके। अब तो लोग भी वही बात कहने लगे हैं, इतनी बातें करते हैं कि अब वो बातें लोगों की जुबानी सुनकर मुझे महसूस होती हैं। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अपनी बीवी के साथ घर से बाहर निकलूं, कहीं चला जाऊं। लोगों की नजरों के जाविये अब मुझसे देखे नहीं जाते। लोग हमें देखते ही तरह तरह की बातें बनाते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं हम एक दूसरे को। मेरी हिम्मत, हवस सब जवाब दे गई है। जो मैं अभी तक इस जैसी औरत के साथ गुजारा कर रहा हूँ, अगर शादी से पहले वो ऐसी होती तो मैं कभी इसे शादी ना करता। लेकिन अब तो मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। क्या करूँ मैं अब? यार कुछ समझ नहीं आता। भाई के अंदाज में बहुत बेबसी थी। मैं पूरी बात सुने बगैर वापस लौट आया और सोचने लगा कि क्या भाई और भाभी एक दूसरे के साथ इस ज़िवाजी ताल्लुक में खुश नहीं है? शायद भाभी जो भाई से चाहती थी वो भाई ने दे नहीं पाए थे, और इसी वजह से इन दोनों के कमरे अलग हो गए थे। और अब मुझे भाभी की गलत तरीके से ये सब कुछ कर रही हैं। ऐसा कुछ तो मुझे अपने भाई से करना होगा। भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी भाभी से घिन महसूस हो रही थी। ये एक इंतहाई गलत तरीका था, और खुद तो दिन ब दिन सेहतमंद होती जा रही थी और मेरा भाई परेशानी में कमजोर हो रहा था। भाभी को भाई का राज जरा भी ख्याल नहीं था। फिर एक दिन तो मैं देख रहा था कि भाभी बावर्ची खाने में खड़ी दूध में कुछ खोल रही थी। छोटी सी पूड़ियाँ में अजीब सा पाउडर था। पता नहीं भाभी वो जादू कर रही थी या फिर भाई की मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए कोई दवाई इस्तेमाल कर रही थी। पता नहीं क्या करना चाह रही थी भाभी। मैंने तो अपना सर पकड़ लिया। अम्मा ठीक ही कहती थी, ये शहरी लड़कियां समझ से बाहर होती हैं। इसीलिए तो अम्मा भाभी और भाई की शादी के खिलाफ थी। लेकिन भाई ने तो अम्मा की मर्जी के खिलाफ जाकर इस औरत से शादी की थी। बज़ाहिर मासूम दिखने वाली समीना भाभी भाई से छुप छुप कर क्या कुछ कर रही रही थी।
मैं फ्रिज से ठंडी बोतल लेकर अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा कि मैं तो अपने खानदान की ही किसी लड़की से शादी करूंगा। अब तो गैर लड़कियों पर से मेरा एतबार ही उठ गया था। भाई ने तो पछताना शुरू कर दिया था, वो पछता रहे थे। इनसे शादी करके यकीनन मैं तो ऐसा कुछ करने वाला था। और फिर मेरे पूरे 10 दिन बाद मुझे नौकरी मिल ही गई आखिर। मेरी एक तलाश तो पूरी हो चुकी थी। मैंने एक किराए के घर का इंतजाम किया। इसीलिए मुझे लगा कि शायद आप सही कंफर्टेबल नहीं है। मैं कैसे एक किराए के घर का इंतजाम करके वहां रहता। इसलिए मुझे लगा कि सही वक्त आ गया है कि भाभी से बात की जाए, बात करूं और अपने भाई की जिंदगी में सुधार लाऊं। ये मुझे ही करना था। कहीं ऐसा ना हो कि बात हद से बिगड़ जाए और रिश्ता ही खत्म हो जाए और मैं अपने भाई के घर को टूटता हुआ नहीं देख सकता था। यही सोचकर मैं भाभी के पास गया और उनसे कहा कि आखिर आप और भाई कब तक इस तरह जिंदगी गुजारेंगे। शादी को साल भी नहीं हुआ और आप दोनों के दरमियान इस कदर दूरियां आ गई हैं। ये क्या हो गया है? आप दोनों को क्यों कर रहे हैं इस तरह? मैं मुनासिब लफ्जों का चुनाव कर रहा था कि कहीं भाभी को मेरी बात बुरी न लगे। भाभी ने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, आजकल उन नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, तुम्हें क्या खबर कि तुम्हारा भाई कैसा मर्द है? मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इस रिश्ते से। शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें करता था और शादी के बाद क्या से क्या निकला है तुम्हारा भाई। भाभी अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी तो मैं घबरा गया। मैंने कहा, भाभी क्या बात है, कुछ बताएं तो सही, क्या हुआ है? भाई कैसे हैं आखिर? अगर भाई में कोई मसला है तो हम इनका डॉक्टर से इलाज करवा लेते हैं। मेरी बात सुनकर भाभी चौंक गई और कहने लगी, तुम्हारे भाई का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, बल्कि किसी के पास नहीं है। ये मर्ज तो तुम्हारे भाई ने खुद ही अपनी जान के साथ किया है, चुना है अपने लिए। तुम्हारे घर का सुकून, तुम्हारी हर चीज की बर्बादी इसी की वजह से होती है। ये सिर्फ तुम्हारा भाई ही ठीक कर सकता है। अगर वो चाहे तो हमारे घर का सुकून अपने हाथों से उसने बर्बाद जो किया है तो उसको ठीक कर सकता है, मगर वो चाहे तभी ना। मैंने ना समझी से समीना भाभी को देखा तो वो रोने हुए कहने लगी, तुम्हारा भाई मुझे छोड़कर किसी और के चक्कर में पड़ गया था। हर रात वो उसी के साथ फोन पर बातें करता है, मेरे साथ नहीं चाहता रहना और इसीलिए इसने कमरा अलग कर लिया है, क्योंकि जब भी मेरे सामने इसकी मशकूका का फोन आता है तो मैं झगड़ा खड़ा कर देती थी। अगर उसे मेरे माँ बाप का खौफ ना होता तो शायद वो दूसरी शादी भी कर बैठता। लेकिन इसे पता है कि मेरे अब्बा एक पुलिस ऑफिसर हैं। जैसे ही अहमद दूसरी शादी करेगा, अपने इस अब्बा को लाना तो जरा भी मुश्किल नहीं होगा। यही वजह है कि वो मुझे बर्दाश्त कर रहा है और मुझसे कमरा अलग कर लिया है। भाभी की बात सुनकर मैं एकदम ही परेशान हो गया। मैं तो कुछ और ही बात निकल आई थी। मुझे तो लगा था शायद मेरे भाई में कोई मसला है नहीं और भाभी इससे खुश नहीं है, मगर यहाँ तो किसी तीसरी औरत का मामला था। इस मसले को सुलझाया जा सकता था। मैंने भाभी से कहा, अगर भाई आपसे इतनी मोहब्बत करता है तो ये तीसरी औरत कहाँ से आई? भाभी रोते हुए कहने लगी कि शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरी सेहत में फर्क पड़ने लगा। पहले मैं नाजुक सी खूबसूरत सी थी, इतनी मोटी नहीं थी, लेकिन अब मेरा वजूद फैल गया है और यही बात तुम्हारे भाई को बुरी लग रही है बहुत। उसे मेरा ये मोटापा भी पसंद नहीं। वो उठते बैठते कहते हैं कि मेरे बेडौल हो गई हो तुम, इनके साथ कहीं आने जाने के काबिल नहीं रही। लोग मेरा मजाक बनाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तुम्हारे भाई को बीवी नहीं बल्कि कोई खूबसूरत मॉडल चाहिए थी और अब मुझे वो खूबसूरती नहीं है तो उन्हें मैं जहर लगने लगी हूँ। अब इन्हें अपने ऑफिस की एक लड़की बीना पसंद आ गई है, वो तो बहुत ही दुबली पतली है, स्मार्ट सी। और बस वहीं से मेरी तुम्हारे भाई के दिल में इज्जत खत्म हो गई, उतर गई मैं उनके दिल से। काफी दिनों से हमारा हर रात को इस बात को लेकर झगड़ा होता है। कोई भी इस पोशीदा शख्स को कोई भी बीवी कैसे ये बर्दाश्त करेगी कि उसका शौहर किसी और लड़की में दिलचस्पी ले, लेकिन मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। इसीलिए रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर मैंने अपने कमरे अलग कर लिए और अब पता नहीं कब हमारी जिंदगी के रास्ते अलग हो जाएं। मैं बस इसी टूटे रिश्ते को बचाने के लिए मेहनत करती रहती हूँ और मैं अपने तौर पर यही सब कर सकती हूँ। इस दिन भी मैं दोपहर के वक्त तुम्हारे भाई के पीछे गई थी। मैं एक दोस्त का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि मेरा शौहर एक लड़की के साथ होटल में बैठा है। मैं खुद अपनी आंखों से इस बात को देखने के लिए पहुंची तो वाकई मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा शौहर वहां एक पुरानी पराई औरत के साथ बैठा प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। मैं ये बात बताकर तुम्हारा दिल खराब करना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने इस दिन तुमसे झूठ कह दिया था। तुम ही बताओ सलमान, अगर मैं मोटी हो गई हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? भाभी की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा भाई ऐसी हरकत करेगा। हमें खानदान से वैसे ही बहुत सारा कुछ हो गया था। हमारे खानदान में कभी किसी गैर औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा गया था और भाई तो अपनी अच्छी भली बीवी को छोड़कर एक तीसरी औरत के चक्कर में पड़ गया था, जबकि भाभी का कोई कसूर नहीं था। वो मोटी तो हुई थी, इसमें कोई बुराई तो नहीं थी। हर औरत उम्र के साथ तब्दील होती रहती है। मैंने कुछ झिझकते हुए पूछ लिया, भाभी आप जो मुझसे इतने सारे फल मंगवा रही थी वो किस लिए थे? भाभी ने एक नजर मुझ पर डाली और कुछ झिझकते हुए कहने लगी, सलमान दरअसल तुम्हारे भाई का दिल जीतने के लिए दुबला पतला होने के तरीके कर रही हूँ। मैं एक हकीम से फकी लेकर आती हूँ, इससे वजन कम होता है। इसके साथ ही वो कुछ फ्रूट्स का इस्तेमाल जरूरी कर देता है ताकि जिस्म में
कमजोरी ना हो। मैं चाहती थी कि तुम्हारे भाई को चुपचाप ही दुबला होकर दिखाऊं ताकि वो दोबारा मेरी तरफ माइल हो जाएं और इन्हें ये बात ना पता चले कि ये सब मैंने हकीम के जरिए किया है। बस इसीलिए बहुत खामोशी से तुमसे फल मंगवा लिया करती थी, क्योंकि जब भी तुम्हारे भाई से फल लाने का कहती तो वो यही कहकर इनकार कर देते कि पहले ही इतनी मोटी हो गई हो, अब मजीद फल खाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ना खाया करो ये फल। मैंने एक नज़र भाभी पर डाली। उनके चेहरे पर मासूमियत थी। वो वाकई ही भाई की वजह से बेहद परेशान थी। मैंने इनके वादा किया कि मैं इनके इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल दूंगा। मुझे अब अलग घर में जाना था, इसीलिए मैंने जाने से पहले इस मामले को ख़त्म करना चाहा था। मैंने भाई के कमरे में जाकर तन्हाई में इनसे बात की। जब भाई ने भी मुझे अपना सब बता दिया कि समीना भाभी ने अब इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो मोटी हो गई हैं, तो मैंने अपना सर पकड़ लिया और कहा कि भाई ये तो किसी औरत की छोटी छोड़ने की वजह तो नहीं है। आपके खातिर क्या कुछ नहीं कर रही हैं वो? अगर वो मोटी हो गई हैं तो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो आप इन्हें किसी जिम भेज दें। लेकिन आज के दौर में बॉडी शेमिंग करना कुछ ठीक नहीं है। वो दुबली हैं या मोटी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, घर के काम काज करती हैं, आपकी खिदमत में कसर नहीं छोड़ती। मैंने भाई को हर तरह समझाने की कोशिश की और बिलाखिर भाई को मेरी बात समझ आ गई। वो खुद ही अपने कमरे के किए पर शर्मिंदा हो गए और जब मैंने इन्हें कहा कि हमारी माँ भी तो मोटी है, तो क्या हमारे बाप ने इन्हें छोड़ दिया था? मैं मेरी इस बात पर मेरे भाई का मुंह पर ताला लगा दिया था। कहने लगे कि तुम ठीक कहते हो, मोटा दुबला होना किसी की कोई हैरत की बात नहीं है। इस बात पर जैसे ही मेरे भाई के मुंह को ताला लगा तो उसने कहा, तुम ठीक कहते हो, मोटापा या दुबला पतला होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बस चुप। जब लोग इस बात पर समीना का मजाक उड़ाते तो मुझे उसके साथ खड़े होने पर शर्मिंदगी होती थी। मैंने भाई को समझाया कि आप समीना भाभी के साथ खड़े होने पर शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय लोगों का मुंह बंद करवाएं, और अगर ये भी नहीं करवा सकते तो वो लोग ही बदल दें जो आपका मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो आपके अपने नहीं। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गले लगा लिया और कहने लगे, अच्छा हुआ सलमान जो तू यहाँ चला आया। ये शहर की हवा मुझे इससी लगी है कि मैं अपने तौर तरीके, अपने रिवाज सब भूल गया हूँ। मैं भूल गया कि समीना को मैं इस वादे के साथ घर में लाया था कि मैं कभी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। भाई भाभी दोबारा एक हो गए और मैं खुशी खुशी अलग घर में शिफ्ट हो गया। बीवी मोटी हो या दुबली पतली कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आपसे मोहब्बत करती है, आपका ख्याल रखती है, आपकी खिदमत करती है, तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए। जहां तक बात है सेहत और रंगो रूप की, तो उम्र और इस वक्त के साथ ये चीजें बदलती रहती हैं। आज के दौर में भी ऐसे बहुत से हकीम हैं जो वजन कम करने की बहुत ही कामयाब दवाएं देते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ कर ऐसा हकीमों का इंतखाब करना चाहिए। मेरी भाभी ने भी जिस हकीम का इंतखाब किया था वो बहुत ही मालदार था और माहिर था। वाकई आज अपने 6 महीनों में ही उसने भाभी का वजन बहुत कम कर दिया था। भाभी का वजन जो अब पहले से बहुत कम हो गया था और पहले जैसी खूबसूरत हो गई थी, लेकिन अब भाई को इनके इस वजन से कोई मसला नहीं था। वो दुबली होती या मोटी, दोबारा इनसे मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि मैंने भाई की आंखों पर पट्टी बंधी हुई जो थी वो खोल दी थी, जिसकी वजह से उन्हें भाभी को दूसरी खूबियां नजर आना बंद हो गई थी। अगर आप लोग भी अपना वजन कम करना चाहते हैं तो कांसी का फल इस्तेमाल करें, क्योंकि कांसी का फल एक ऐसा फल है जो ना सिर्फ आपके जिस्म को तवानाई बख्शता है बल्कि आपका वजन घटाने में भी भरपूर मददगार साबित होता है। मेरी भाभी भी मुझसे यही फल मंगवाया करती थी और इस फल के इस्तेमाल के बाद बहुत ज़्यादा तब्दीली आई थी और कुछ हकीम की दवा का भी असर था। लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगा कि मोटापा होने पर शर्मिंदगी ना करें। अगर आपसे आपकी सेहत मुतासिर हो रही है तो इसका इलाज ज़रूरी है, लेकिन अगर ये आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो दूसरों की बातों में आकर खुद को हल्कान ना करें और पुरसुकून होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। आपके लिए खुद आपकी ज़ात आपकी अपनी पहली तरजीह होनी चाहिए। किसी दूसरे की बातों से कोई असर कबूल नहीं करना चाहिए और ना ही हमें चाहिए कि हम लोगों जैसे ना हों, इनको वैसे ही कबूल किया जाए जैसे खूबियाँ खामियाँ सब में होती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता।